चलिए देखिए, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक, ठीक है। और पी ब्लॉक में आपको क्या है 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है? आपका 13, 14, 15, 17, 16, 18 ग्रुप पढ़ना है। इसमें देख लीजिए आपका ये जो दोनों ग्रुप है ये आपको क्लास 11th में पढ़ना था, ठीक है ना। क्लास 11th में पढ़ना था ये दोनों ग्रुप। और ये जो आपका क्या है, ये जो आपका ग्रुप है ये आपका पढ़ना है 12th क्लास में। देखिए आपको बता देते हैं 2020 के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक को हटा दिया गया था, ठीक है। आप लोगों को पता होगा 15 ग्रुप को हटा दिया गया था और इसको 11th क्लास में इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। फिर पता नहीं क्या हुआ सीबीएसई को, फिर से आपका क्या हुआ इस चैप्टर को इंक्लूड कर दिया है। क्लियर है आपका? अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, सबसे पहले मैं बात कर लूँ ये पी ब्लॉक है क्या। ये आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं किसी भी ब्रांच का, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, चाहे आपका इनऑर्गेनिक हो गया या फिर ऑर्गेनिक हो गया, उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं बुक की बात करते हैं, ठीक है। बुक बहुत इसेंशियल है, ठीक है। तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है, वैसे तो मैं एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं एनसीईआरटी। बहुत सारे जो भी कॉम्पिटिटिव टीचर होते हैं वो एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो एसेंशियल होगा, मोस्ट एसेंशियल होगा, वो आपका होगा एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आपका मोस्ट एसेंशियल होगा। वो इसलिए एसेंशियल होगा क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठा करके डाल दिया जाता है ना। एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठा करके आपको जेईई मेंस में हो गया या फिर नीट में हो गया, इवन एडवांस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी के अलावा देखिए आपको रिकमेंड कर सकते हैं, आपको अगर एडवांस लेवल तक जाना, अच्छे से एडवांस लेवल तक जाना है तो आप जेडीडी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जेडीडी को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक होता है। अब देखिए इसमें दो बुक आता है, एक आपका होता है ब्लैक बुक आता है, ब्लैक कलर का बुक आता है, ठीक है। तो आपको उसको परचेज करना है अगर आप जे एडवांस के लिए स्पेशली फोकस्ड हैं तो, है ना। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से लेवल में जाना है तो आपके पास भरपूर टाइम भी होना चाहिए इसको स्टडी करने के लिए। तो ये क्या होता है आपका ब्लैक बुक, ब्लैक कलर का बुक होता है, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप एडवांस पर्पज़ के लिए जाते हैं तो। और अगर आप मेंस एडवांस के लिए तक जाते हैं, मतलब आपको क्या है ना कि अगर देखिए अगर आप ओलंपियाड वगैरह जा रहे हैं तो ओलंपियाड वगैरह का एग्जाम क्या होता है ना कि एडवांस आईआईटी एडवांस से भी ऊपर लेवल का होता है, ठीक है ना वो। तो उसके लिए आप अगर करना चाहते हैं तो आप जेडीडी का बहुत ही परफेक्ट बुक होगा वो ब्लैक वाला बुक। लेकिन आप जेईई मेंस एडवांस नीट वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशली आता है आपका जेईई, है ना, या फिर नीट, दोनों के लिए एक अलग अलग बुक आता है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सस्ता बुक होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको देखिए बता देते हैं जेडीडी का दोनों में से किसी कोई परचेज कर सकते हैं। आपको अगर ओलंपियाड वगैरह का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है या फिर एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करना है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको ही परचेज कर सकते हैं। लेकिन देखिए आपको अगर मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, आपको मालूम है, ठीक है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, ये सबको मालूम है। क्लियर है आपको? बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसके टेक्स्ट में भी और इन टेक्स्ट में भी। एक बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेसिक्स ही होते हैं, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे या इनऑर्गेनिक की या फिर ऑर्गेनिक की, ठीक है। तो एनसीईआरटी के साथ अगर आप एक कोई प्रॉब्लम वाली बुक को इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं बुक की नाम बता देता हूँ, ठीक है। आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा बुक, ठीक है। चलिए मैग्रो हिल पब्लिकेशन का आता है, मॉड्यूल करके होगा, ठीक है। बहुत ही पतला सा बुक होता है और वो आपका क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। आईओसी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है आपका? तो ये आपका इसका कॉस्टिंग लगभग आपका क्या आएगा 250 तक आ जाएगा, ठीक है, 250 तक। और इसका खास बात ये होता है कि इसमें टॉपिक वाइज करके क्वेश्चंस मिलेगा आपको, ठीक है। टॉपिक वाइज करके मतलब लेवल 1, लेवल 2, फिर आपका वो लिंक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चंस होगा, ठीक है। फिर इंटीजर टाइप का क्वेश्चंस होगा, मतलब फिर मोर देन वन का टाइप का क्वेश्चन होगा। मतलब जितने भी आपका आईआईटी एडवांस के लिए आपका वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सब के सब मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब कहने का सेंस इकोनॉमिकली भी अच्छा है, ठीक है। अगर आपको चाहिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बुक, है ना, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का, मतलब इससे भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं वीके जायसवाल का, ठीक है। वीके जायसवाल का बुक फॉलो कर सकते हैं, बालाजी पब्लिकेशन में आता है, ठीक है। बालाजी पब्लिकेशन में आता है ये बुक, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये भी आपको मेंस एडवांस के लिए बहुत ही परफेक्ट बुक होगा और इवन बोर्ड के लिए भी आपका क्या होगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा। क्योंकि अगर इस सबको कर देते हैं, और अब तो और बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका सीबीएसई कर दिया आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न। अब मैं बात करता हूँ, मैं आपको क्लास 12th का पी ब्लॉक पढ़ाऊँगा और इसमें आपका क्या होगा जी, ग्रुप 15, 16, 17 और 18 ग्रुप में पढ़ाऊँगा, ठीक है। इन सब में से, इन सब चैप्टर में से देखिए सबसे लंबा चैप्टर जो आपको होने वाला वो आपका 15 ग्रुप, ठीक है। उसके बाद
जैसे इस सबका चैप्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे आपको पी ब्लॉक से, तो ये आपका पार्ट आपको क्या होगा, बहुत ही आपके लिए एसेंशियल होगा। इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मतलब वैसे तो सबको पढ़ना जरूरी है, बट इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि इसमें ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। बहुत सारे इसमें रिएक्शंस मिलेंगे, प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे, तो उन सबको क्या करना है, अच्छी तरह से स्टडी करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 15 ग्रुप एलिमेंट की। 15th ग्रुप एलिमेंट की देखिए कौन कौन सा आपका एलिमेंट होता है। तो इसको देखिए, नाना, पापा, आंटी, सब, बिहारी, ये जस्ट एक टेक्निक है ना, याद करने का, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, एंटीमनी और बिस्मथ होगा। देखिए इसके एटॉमिक नंबर की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है। आप 8 ऐड करो इसमें तो कितना 15, आप 18 ऐड करो तो कितना 33, और आप फिर से 18 ऐड करो तो कितना जबका 51, और आप फिर से 32 ऐड करो तो कितना आपका होगा जी बताइए, 83। तो ये आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। आपका 7 और पे क्या किसका होता है आपका जी, नाइट्रोजन का, फिर आपका फास्फोरस का 15 पे, मतलब आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप देख लीजिए, अगर किसी भी ग्रुप में बात करूँ मैं, तो फर्स्ट ग्रुप पीरियड की बात कर लूँ मैं, तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवन्थ पीरियड, इस तरह करके होता है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट 2 पीरियड का जो आपका एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस आता है, शांतनु ये दिख रहा है क्या, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, कैमरा में दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट की अगर मैं इन दोनों ग्रुप के एटॉमिक नंबर के डिफरेंस की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होता है आपका जी, 8 का होता है, फिर से 8 का होता है, फिर आपका क्या होता है 18 का होता है, फिर से 18 का होता है, और फिर से 32 का होता है, और फिर 32 का होता है। तो कुछ इस तरह से क्या होता है, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस हो जाता है। तो आप ये टेक्निक लगा करके क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप में आप नीचे वाले एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। ये जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, नाइट्रोजन का याद रहता है, फास्फोरस का याद रहता है, क्या सृष्टि है, होता है कि नहीं, ठीक है। और फिर आर्सेनिक का नहीं याद रह पाता है, फिर एंटीमनी का नहीं याद रह पाता है, और फिर आपका बिस्मथ का ऐसे करके याद नहीं रह पाता है। क्लियर आपका। चलिए अब देखिए, यही आपका क्या है, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है, और इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग बोला करते हैं निक्टोजन फैमिली, निक्टोजन या फिर पेंटल, ठीक है। निक्टोजन या फिर क्या बोलेंगे, पेंटल बोलेंगे, ठीक है। निक्टोजन क्यों बोलेंगे, समझ लीजिए इस चीज़ को। आप इसको जो है ना नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हैं। देखिए हर नेम के पीछे कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। हर नेम के पीछे कुछ लॉजिक होता है, कुछ कारण होता है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, अगर एटमॉस्फेयर से आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे, सुन रहे हैं सब लोग ना, एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो हम लोगों के लिए सांस लेना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग के लिए सांस लेना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, जब का गला चौक होने लगेगा, है ना, समझ में बात आ रही है आपका। मतलब क्या होगा कि स्टीफल, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होगा हम लोग को जी, गला चौक होने लगेगा। तो वो किसके कारण से होता है जी, नाइट्रोजन के कारण से, क्योंकि नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में हम लोग ब्रीथिंग सिस्टम को नहीं कर सकते हैं। क्लियर है आपका। नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, और नाइट्रोजन का ही एटमॉस्फेयर है, बट वहाँ पे क्या ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ही है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, हम लोग ब्रीथिंग नहीं कर सकते। और अगर आप ऑक्सीजन कंटेंट को हटा देंगे, साइड कर देंगे, तो वहाँ पे बचेगा नाइट्रोजन, जो कि आपके अंदर जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा घुटन फील होगा, आपको गला चौक वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, इसीलिए इसको निक्टोजन कहते हैं। निक्टोजन का मतलब ही होता है आपका जी, निक्टोजन का मतलब ही होता है चोक। निक्टोजन का मतलब होता है चोक और स्टीफल। क्लियर आपका। निक्टोजन का मतलब होता है चोक और स्टीफल, यही आपका होता है मीनिंग, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, निक्टोजन कहते हैं। और अब क्या है आपका कि इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन फैमिली है, तो इसलिए इसको नाइट्रोजन फैमिली या फिर निक्टोजन कहते हैं। क्लियर आपका। मतलब इसी के प्रॉपर्टीज के बेसिस से पूरा का पूरा ग्रुप का नेम। यहाँ पे देखिए हम लोग अब चलते हैं, फर्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सबका। आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते जाएगा, वैसे सब लोग को आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कर सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। फिर देखिए आपका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और फिर 4p3। फिर नेक्स्ट आपका देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10
फिर आपका हो गया 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p3 और फिर आपका लास्टली देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 और फिर आपका हो जाएगा जी 5d10 6s2 और 6p3। चलिए देखिए आप लोग सब में देखिए कॉमन ट्रेंड देखिए क्या होता है कि देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्रुप और कैसे पीरियड कैसे निकाला जाता है। सबसे देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी एलिमेंट आपका क्या होगा 15 ग्रुप से लाई कर रहा होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा? तो देखिए सबसे पहले देखिए इधर साथियों, देखिए सबसे पहले उनको पता करना होगा कोई भी एलिमेंट अगर किसी पार्टिकुलर ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पे आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ जी कि इलेक्ट्रॉन किस में है, आपका पी में इलेक्ट्रॉन है ना, पी में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी देखिए पी में, यहाँ भी देखिए पी में, यहाँ भी देखिए पी में, यहाँ भी देखिए पी में। कहने का सेंस है कि जितने भी एलिमेंट्स है सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी में एंटर किया है। मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो आपको पार्टिकुलर एलिमेंट है वो पी ब्लॉक का है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा उस अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्लॉक डिसाइड होता है। जैसे एस सबसेल में एंटर करेगा तो एस ब्लॉक, पी में एंटर करेगा तो पी ब्लॉक, डी में एंटर करेगा तो डी ब्लॉक, एफ में एंटर करेगा तो एफ ब्लॉक डिसाइड होता है, ठीक है। तो ब्लॉक डिसाइड करने का आपको बता दिए। आपको अब ग्रुप पता करना है, ठीक है ना। तो ग्रुप पता करने के लिए क्या होता है ना आपका, ग्रुप और पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पीरियड की बात कर लूँ, पीरियड की बात कर लूँ। देखिए पीरियड जो होता है डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले पता करना होता है कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा इन्वॉल्व हुआ है। क्लियर आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे देखिए आपका 1s2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए जी, बहुत सारे स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आता, 12th क्लास में आने के बाद भी समझाए थे। 1s2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या आपका ये फर्स्ट सेल का एस सबसेल है ना। 2s2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये सेकेंड सेल का आपका क्या एस सबसेल है। तो यही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये 2p3 कहने का सेंस क्या आपका, ये सेकेंड सेल का पी सबसेल है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये आपका क्या 4p लिखा हुआ है, मीन्स फोर्थ सेल का आपका क्या है, पी सबसेल है। तो क्या है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इन्वॉल्व होगा वही क्या होता है, पीरियड नंबर होता है। जैसे मैं इसकी बात करूंगा तो ये कौन से पीरियड में लाई करेगा जी, ये सेकेंड पीरियड में लाई करेगा। क्लियर है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना इन्वॉल्व हुआ है, 2 ना। तो ये आपका क्या होगा, सेकेंड पीरियड में। ये आपका क्या होगा, थर्ड पीरियड में लाई होगा, ठीक है ना, थर्ड पीरियड में लाई करेगा, क्योंकि आपका क्या हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। फिर देखिए आपका ये आपका जो होगा ये फोर्थ पीरियड में लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 इन्वॉल्व हुआ है। क्लियर आपका। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका होगा फिफ्थ पीरियड, ठीक है ना, फिफ्थ पीरियड। और ये जो आपका होगा ये आपका क्या होगा जी, सिक्स्थ पीरियड। क्लियर है आपका। तो ये इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, पीरियड का डिसाइड करते हैं। अब ग्रुप का डिसाइड करने के लिए देखिए सारे ब्लॉक के एलिमेंट के लिए क्या होता है, अलग अलग मेथड होता है ग्रुप का डिसाइड करने के लिए। तो जैसे पी ब्लॉक के हम लोग पी ब्लॉक का अगर ग्रुप का डिसाइड करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो उसका जो ग्रुप का डिसाइड करना होता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले दिखाना होगा कि इसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है। यहाँ पे देख लो आप, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, और यहाँ पे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, देख सकते हैं आप लोग। तो देख लीजिए आपका यहाँ पे कितना वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2 3 5, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है जी 2 3 5, यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे भी 2 3 5। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है जब का 2 3 5। वैलेंस सेल समझ में आता है ना, जब का जो लास्ट सेल होता है उसी को कहते हैं हम लोग जी वैलेंस सेल, ठीक है। तो आपका ग्रुप नंबर जो होगा जी, ग्रुप नंबर जो होगा, अगर आप ग्रुप नंबर निकालना चाहते हो तो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस 10 हो जाता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है जी 2 3 5। आप 5 में क्या कर दो, 10 ऐड कर दो, तो कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया ना। तो 15th ग्रुप के एलिमेंट की ही तो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 15th ग्रुप के एलिमेंट की ही तो बात कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट का आप क्या करेंगे, ग्रुप निकालेंगे तो सबका सब एक ही ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना यूजफुल है। इससे पता चला आपको ग्रुप के बारे में, पीरियड के बारे में, ब्लॉक के बारे में, ये 3 चीज़ पता चला। और भी बहुत कुछ पता चल सकता है जो कि मैं अब रिलेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबका आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। तो कहने का सेंस होगा आप कुछ इस तरह से एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट के लिए। ये अगर कहीं पे दिख जाएगा NH2 NP3, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 15th ग्रुप के एलिमेंट को। समझ में आ रहा है आप लोग को,
100% समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो 15th ग्रुप के एलिमेंट को क्या होगा जी, NH2NP3। तो इसी को हम लोग कहते हैं जी जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, क्लियर है आपका? और आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ बोल सकते हैं कि देख लीजिए आपका, जैसे NH2NP3 है तो NH2 को आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं अगर ऑर्बिटल के रूप में दिखाना चाहते हैं। NP3 को आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, है ना, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। क्लियर है आपका? तो NH2NP3 को आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये क्या होगा जब का, देख लीजिए फुल फील्ड हाफ फील्ड, तो फुल फील्ड हाफ फील्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जहाँ कहीं भी फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसको हम लोग बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं जी हम लोग तो उसको हम लोग बोला करते हैं मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका क्या कहलाएगा जब का, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए एक और चीज़ मैं लिंक करके बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जो बहुत जगह आपका लिंक नहीं हो पाता है। ठीक है, स्टूडेंट इवन जान भी नहीं पाते हैं कि सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीज़ होता है, अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीज़ होता है। ठीक है, चलिए ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, वैलेंस सेल को छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको साइड कर देते हैं। अब उसके बाद जो बचा खोचा आपका जो सेल होगा उसमें चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे नाइट्रोजन के केस में क्या आपका वैलेंस सेल को साइड कर देते हैं, क्या आपका फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल में कौन कौन सा सबसेल लाई करता है, 1s और आपका क्या सिर्फ और सिर्फ 1s। तो ये आपका जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये क्या कहलाएगा जिसका, ये कहलाएगा सैचुरेटेड, है ना। मतलब कहने का सेंस है ये जो इनर कोर में जो आपका है, इनर कोर क्या कहलाएगा आपका जी, सैचुरेटेड कहलाएगा, सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सैचुरेटेड। ठीक है, क्लियर आपका, सैचुरेटेड। क्यों कहेंगे सैचुरेटेड जी, क्योंकि वैलेंस सेल को छोड़ने के बाद जो भी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन गया है और वो सेल पूरी तरह भरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे जी, सैचुरेटेड बोलेंगे। यहाँ पे देख कर बताइए आप लोग कि सैचुरेटेड होगा, बताइए शांतनु, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख कर बताइए सैचुरेटेड होगा, होगा। यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ, ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, इसको साइड करिए। अब क्या है आपके सामने कौन कौन सा सेल है जी, आपका सेकंड सेल है, फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल में क्या क्या आ सकता है, 1s आ सकता है, ओनली 1s भरा हुआ है पूरी तरह। और सेकंड सेल में क्या क्या आ सकता है, 2s आ सकता है और 2p आ सकता है। क्लियर है, तो 2s और 2p आ सकता है, तो ये तो पूरी तरह भरा हुआ है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा जी, आपका सैचुरेटेड कहलाएगा। मतलब आपका इनर कोर में आपका पूरी तरह भरा हुआ है। क्लियर है, अब चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ये रहा आपका वैलेंस सेल, अब वैलेंस सेल को साइड करते हैं। अब पीछे देखिए कौन कौन सा सेल इन्वॉल्व हुआ है, थर्ड सेल इन्वॉल्व हुआ है, सेकेंड सेल इन्वॉल्व हुआ है और फर्स्ट सेल इन्वॉल्व हुआ है। अब बताइए थर्ड सेल में कौन कौन सा सब सेल लाई करता है, SPD, F नहीं होता है, तो यहाँ पे SPD पूरी तरह भरा हुआ है। सेकेंड सेल में कौन कौन सा सब सेल लाई करता है, S और P, ये भी पूरी तरह भरा हुआ है। और फर्स्ट सेल में कौन सा लाई करता है जब का S, तो ये भी पूरी तरह भरा हुआ है। तो यहाँ भी आपका क्या कहलाएगा जी, आपका ये सैचुरेटेड। तो ये भी आपका क्या हुआ, सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिसमें इनर कोर पूरी तरह भरा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखना आपको कि यहाँ पे देखिए वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ये होगा, इसको साइड करते हैं। अब क्या क्या है आपका जी, तो देखिए यहाँ पे फोर्थ सेल इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पे थर्ड सेल इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पे सेकेंड सेल इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट सेल इन्वॉल्व हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए कि क्या है आपका फोर्थ सेल में क्या क्या चीज़ होता है। फोर्थ सेल की मैं बात करूंगा तो फोर्थ सेल में क्या क्या चीज़ होता है, S होता है, P होता है, D होता है और F भी तो होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ S भरा हुआ है, यहाँ पे P भरा हुआ है और D भरा हुआ है, F तो नहीं भरा हुआ है, F तो नहीं भरा हुआ है, F है ही नहीं यहाँ पे, मतलब F में इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, मतलब उसमें अभी भरना बाकी है। तो जहाँ पे कमी है इलेक्ट्रॉन का, है ना, भरना बाकी, उसको क्या बोलेंगे जी, अनसैचुरेटेड, है ना। अनसैचुरेटेड मतलब जो भी सेल इन्वॉल्व हुआ है वो पूरी तरह अगर भरा हुआ नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जहाँ पे अगर सेल पूरी तरह भरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका हो गया अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब मैं फिर से देख लूँ, लास्ट को देख लूँ,
यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, ये आपका वैलेंस सेल, इसको साइड करते हैं। अब क्या कौन कौन सा सेल इन्वॉल्व हुआ है, तो फिफ्थ सेल, ये आपका क्या होगा जी, आपका फोर्थ सेल, यहाँ पे थर्ड सेल, और यहाँ पे सेकेंड सेल, यहाँ पे फर्स्ट सेल। निखिल बताइएगा आपका कि ये आपका सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका जी 5s 5p 5d है। 5f तो है नहीं, अरे 5f तो है नहीं, साथ में नहीं समझ आ रहा है, 5f तो है नहीं, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। क्लियर है? जल्दी सुन, चलिए आप लोग फटाफट लिखिएगा जल्दी से आप लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक, चलिए इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। अब ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, Sb हो गया और Bi हो गया। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो होता है आपका, वो आपका नॉन मेटल होगा, ठीक है। ये जो आपका होगा जी, ये मेटलॉइड होगा, ठीक है, मेटलॉइड। और ये दोनों जो आपका होगा जी, वो क्या होगा, मेटल होगा। देखिए आप इस तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं ये मेटलॉइड होता है। देखिए नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूँ स्टेट की, तो नाइट्रोजन जो होता है आपका जी, वो गैस स्टेट का होता है ना, गैस के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोरस जो होगा आपका जी, वो वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्सी सॉलिड होता है, ठीक है ना, वैक्सी सॉलिड, और रेडली कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज। जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, किस में जी, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है आपका? नेक्स्ट आपका देख लीजिए, आर्सेनिक पता है आपको मेटलॉइड के रूप में, और वो जो आपका Sb है और Bi जो है वो आपका मेटल के रूप में। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दोनों का दोनों मेटल के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका कुछ तो कॉमन प्रॉपर्टीज होगा। क्या निखिल? कुछ तो कॉमन प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज ये है कि दोनों, अगर आपका नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दोनों का दोनों अगर मेटल से कंबाइन करता है, तो मेटल से कंबाइन करने के बाद नाइट्राइड एंड फॉस्फाइड बनाता है, ठीक है। लेकिन उन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी डिपेंड करने लगता है फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम पे। तो देखिए आपका क्या होगा, नाइट्रोजन एटम का क्या होता है, साइज छोटा होता है, फॉस्फोरस का बड़ा होता है। तो छोटा जो एटम होगा वो नाइट्राइड बनाता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल बनाता है। वैसे नाइट्राइड पे हम चर्चा करेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नाइट्राइड जो होता है आपका जी, स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा होता है, और फॉस्फाइड का क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बोथ कंबाइंस, लिखते चलिए आप लोग जल्दी से, कंबाइंस विथ मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड एंड फॉस्फाइड, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर Mg से कंबाइन करता है तो Mg3N2 बनाएगा, है ना। अगर आपका क्या होता है, Mg से कंबाइन करता है आपका क्या जी, फॉस्फोरस, तो Mg3P2 बनाएगा। तो यही आपका क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड की। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात कर लूँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर आपका होगा Sb मीन्स एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसका देखिए एटॉमिक रेडियाई का जो वैल्यू होगा, देखिए आपको मैं याद करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि याद मुझे भी नहीं रहता है, ठीक है ना, याद मुझे भी नहीं रहता है। इसका एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, ठीक है, इसका होता है 70, इसका होता है 110। मैं बस आपको ट्रेंड दिखाऊंगा कि क्यों, क्या वेरिएशन है, क्या कॉज है आपका ऐसा वेरिएशन का, ठीक है, बस इतना समझना है आपको। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का बात हो गया। आपको मैं बताया था कि जो भी कुछ प्रॉपर्टीज आता है आपका किसी भी एलिमेंट्स में, केमिकल हो या बहुत हद तक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो, वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे। क्लियर का? केमिकल प्रॉपर्टीज तो 100% डिपेंड करता है आपका उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारा बात होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए तब का क्या हो जी, नाइट्रोजन से लेकर के और बिस्मथ तक कुछ ऐसा आपका एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर हुआ। यहाँ पे देखिएगा इसके बीच में डिफरेंस जो है वो कितना, 40 का डिफरेंस है। इसके बीच में डिफरेंस है वो कितना, 11 का। और इसके बीच में डिफरेंस है कितना, 20 का। और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का। सब लोग देख पा रहे हैं? आपको पता है कि ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आपको ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज का इंक्रीजमेंट होना, मतलब होने लगेगा। क्यों होता है इंक्रीजमेंट, बताइए सृष्टि, बोले।
आप बताइए छात्रों। नए सेल में एंट्री होता है। हाँ, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा जी, सेल नंबर बढ़ने लगता है। क्या निखिल, सेल नंबर बढ़ेगा तो सेल नंबर बढ़ने से क्या होता है, साइज ऑफ एटम भी आपका क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है। तो जैसे नाइट्रोजन में आपका क्या हुआ, मात्र 2 सेल था, है ना, इसमें कितना था सर, कितना था जी, 3 सेल, इसमें 4 सेल, इसमें 5 सेल, इसमें 6 सेल। तो क्या होगा कि सेल नंबर बढ़ रहा है ना, और नंबर ऑफ सेल्स ऐड होता जा रहा है। तो ऐड होता जा रहा है तो आपका क्या, न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी तो बढ़ता जाएगा ना। तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो साइज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन साइज जो बढ़ेगा तो उसका कुछ रेगुलर मैनर होना चाहिए ना जी। अरे एक एक सेल करके बढ़ रहा है तो रेगुलर मैनर में इंक्रीज होना चाहिए। सृष्टि सुनना है आपको। तो लेकिन यहाँ पे रेगुलर मैनर में इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। देखिए फर्स्ट एटम और सेकंड एटम के बीच में 40 का डिफरेंस है, सेकंड एंड आपका थर्ड के बीच में 11 का, कितना ज़्यादा डिक्रीज कर गया है कि नहीं। और फिर आपका इसके बीच में आपका क्या 20 का, फिर आपका क्या 7 का। तो ये देखिए आपका ये जो आपका सडन इंक्रीजमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ का जो सडन इंक्रीजमेंट हुआ, ये इसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिस्पॉन्सिबल है। देख लीजिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है आपका जी, 1s2, 2s2 और 2p3 ऐसा है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या है, इस 5 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस 5 इलेक्ट्रॉन को कौन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा होगा, 1s2 इलेक्ट्रॉन। समझिए इस चीज़ को। आप लोग को पता होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, पता है किसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। हाँ, आप इस तरह से देखिए बोल सकते हैं कि किसी भी एटम में जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है, ठीक है। चलिए ये आपका न्यूक्लियस रहा, ये सेल रहा, ये सेल रहा, और ऐसे करके क्या होगा, सेल का संख्या बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो अगर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन कुछ प्रेजेंट होगा, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ भी होगा, इसमें भी होगा प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं भी उसको अब वाव प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कितना भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या जी, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या करेगा, जो भी इनर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है वो सब रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। तो धक्का मारेगा तो इससे क्या आपका होगा जी, जो भी आपका न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो डिक्रीज करेगा। अरे करेगा ना। अब सोचिए ज़्यादा नंबर ऑफ आपका इनर कोर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा आपका जी, वो ज़्यादा इसको रिपेल करेगा, मतलब ज़्यादा रिपेल करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो इस पे इनवर्ड फोर्स जो लग रहा था न्यूक्लियस के द्वारा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब वो डिक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, साइज आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का इम्पैक्ट बोल सकते हैं इस पर वो बहुत कम हो चुका है। किसके कारण से, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि नाइट्रोजन के केस में इनर कोर में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए सडन क्या होता है, अचानक से क्या होता है, इसमें आपका 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p3। देखिए वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, ये है फास्फोरस के लिए, लेकिन आपका क्या है जी, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जी, इनर कोर में हो जाता है। मीन्स 2 से डायरेक्ट आपका क्या हो गया जी, 2 से डायरेक्ट आपका 10 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। क्लियर है। तो इस कारण से आपका क्या होगा जी, यहाँ पे सडन इंक्रीजमेंट होगा साइज का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये तो पता चल गया आपको कि अचानक से 2 से आपका क्या हुआ जी 10 में कन्वर्ट हो गया इनर कोर में इलेक्ट्रॉन, इस कारण से सडन इंक्रीजमेंट हो गया। अब आगे भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए था, ऐसा ही कुछ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से अब यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग होता है। यहाँ पे मात्र 8 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका 40 से भी ज़्यादा का चेंजिंग होना चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉज होता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, सडन इंक्रीजिंग in size due to increase in inner core इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनर कोर के इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होगा जी, यहाँ पे सडन इंक्रीज होता है, इन एन एंड पी लिख सकते हैं, ठीक है। नोटिस को करिए। तो ये क्लियर हो गया आपका नाइट्रोजन टू फास्फोरस, आप देख लिए सडन इंक्रीजमेंट का क्या कॉज था। अब हम आगे बात करेंगे कि आपका ये जो आपका जो ऑर्डर था, ठीक है, ये ऑर्डर था, ये इस तरह से क्यों आपका चेंज हुआ, ठीक है। मतलब इस तरह से क्या आपका क्यों चेंज हुआ, इस तरह से जैसे यहाँ पे 40 का इंक्रीजमेंट था और फिर आगे जाने के बाद आपका क्या हुआ जी, इंक्रीजमेंट जो था वो घटता चला गया। क्लियर है आपका, ये कैसे होगा। तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा,
इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फॉस्फोरस का, तो एकदम ध्यान से देखिएगा कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ इस तरह का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ऐसा कुछ होता है। और आर्सेनिक का करते हैं, ठीक है, आप लोग के सामने वैसे सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगा, आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। मैं बोर्ड पे मिटा चुका हूँ लेकिन मुझे रिलेट करना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका देख लीजिए कुछ इस तरह से 4s2 और 4p3। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से आप लोग कि फॉस्फोरस के केस में क्या है, कहीं पे भी डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं हुआ है ना। यहाँ पे आपका क्या देख लीजिए, यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट की, ज़रा सा देख लीजिए ध्यान से आप लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करेंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ सबसेल्स की बात मैं करूँगा, तो सबसेल्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा तो एस का सबसे ज़्यादा होता है, उसका पी का, उसका डी का, उसके बाद आपका क्या होगा जी, कुछ इस तरह का ऑर्डर होगा। मतलब क्या होगा जी, अगर सेम सेल का एस सबसेल प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए थर्ड सेल का एस सबसेल प्रेजेंट है, पी सबसेल प्रेजेंट है, डी सबसेल प्रेजेंट है, तो क्या होगा आपका एस का जो होगा जी आपका वो रिपल्सन का जो आपका होगा, रिपल्सन रिपेल करने का जो टेंडेंसी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद पी का होगा और सबसे कम क्या होगा, डी का होगा, और उससे भी कम किसका होगा जी, एफ का होगा। तो अगर इनर कोर में ध्यान रखिए, अगर इनर कोर में आपका डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, एफ ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो उसका रिपल्सन क्या होता है ना, का वैलेंस शेल पे कम होता है। तो कम रिपल्सन होने के कारण क्या होगा, जब का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम ऑब्जर्व होगा, तो कम ऑब्जर्व होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। क्योंकि देखिए किसी भी सेल में, किसी भी सेल के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर उसको इनर कोर का इलेक्ट्रॉन अगर रिपेल नहीं कर रहा तो क्या होगा जी, कौन बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ेगा तो वो क्या करेगा जी, साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कराएगा। तो थोड़ा सा डिक्रीज कराने के कारण क्या होगा, जितना इंक्रीजमेंट होना चाहिए उतना इंक्रीजमेंट नहीं हो पाता है, और इसी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होकर के रह जाता है। किस कारण से हुआ जबका, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। लेकिन इससे पहले फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन के केस में कहीं पे भी डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था। क्लियर है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका इसके बाद जो है जी, इसका जो रेगुलर जो डिक्रीजमेंट नहीं हुआ, मतलब जो ट्रेंड होना चाहिए था डिक्रीजमेंट का, वो नहीं हुआ। किसके कारण से, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बोल सकते हैं आफ्टर फॉस्फोरस नो रेगुलर, या ऐसे बोल सकते हैं आफ्टर फॉस्फोरस डिफरेंस इन साइज, difference in size is irregular, या is low बोल सकते हैं, is low due to involvement of D and F orbitals। ठीक है, D and F orbitals। अब ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ का चेंजिंग आपको समझ में आ गया कि देखिए इसमें भी D ऑर्बिटल का, सॉरी इसमें डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट, इसमें डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट, तो इस कारण से यहाँ से यहाँ का चेंजिंग क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ, यहाँ से यहाँ का भी चेंजिंग थोड़ा कम होगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ ही गया। ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन अब मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँगा, देखिए ध्यान से, इसमें बिस्मथ में क्या होता है ना, का डी एंड एफ दोनों का दोनों प्रेजेंट होता है। अब तो समझ में आ गया, बिस्मथ में क्या आपका डी एंड एफ दोनों प्रेजेंट है, और दोनों प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा एस ई, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो बहुत कम होगा। तो बहुत कम होने के कारण आपका क्या होगा जी, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना जी। अरे स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव समझ में आ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मीन्स क्या आपका होता है, रिपल्सन ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और टू मिनिमाइज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये क्या करता है आपका जी, रिपल्सन क्रिएट करता है इनर को इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, जिससे कि क्या होता है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा आपका उस पर मीन्स आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है, 100% क्लियर है। तो यही आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, डी एंड एफ इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम होगा, इस कारण से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, ऐसा डी एफ तो होता नहीं है, इस कारण से यहाँ से जितना यहाँ पे इंक्रीजमेंट होना चाहिए साइज का, वो नहीं हो पाता है। एकदम 100% क्लियर हो गया, ठीक है ना, समझ में बात आ गया।